श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी से मैं चंदन सिंह आप सभी का कार्यक्रम कानून और हम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, हमारे समाज में कई ऐसी संस्थाएं हैं या कई लोग हैं जो कि समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करना चाहते हैं, या ये कार्य किसी संस्थान, किसी वर्ग विशेष या किसी और भी तरह के कार्य से संबंधित हो सकते हैं। भारत सरकार अपने एक अधिनियम के माध्यम से इन संस्थाओं को प्रामाणिकता प्रदान करती है, जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो क्या है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और क्या कुछ है इसमें, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मिथिलेश कुमार कुशवाहा जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आप हमारे श्रोताओं को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बताएं कि क्या है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। हम सर्वप्रथम ये बताना चाहेंगे कि भारत में पहले भी कल्याणकारी संस्थाओं का अस्तित्व बहुत पहले से रहा है जी। उनके द्वारा समाज के उत्थान की दिशा में समय समय पर महत्वपूर्ण कार्य होते रहे हैं जी जी। और समाज में उनकी उपयोगिता भी बनी रहती थी। ऐसी संस्थाओं को पंजीकृत करने के लिए विधि के अनुकूल बनाने हेतु सन 1860 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अधिनियमित किया गया था। अच्छा जी। कल्याणकारी कार्यों को संपादित करने के लिए ऐसी संस्थाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने का प्रावधान किया गया था। अच्छा जी। उसी प्रक्रिया को पालन कराने के लिए भारत सरकार का जो अधिनियम अब कहा जाएगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, उसके तहत 7 या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर जन सामान्य की भावना से, उनके उत्थान की भावना से साहित्यिक, वैज्ञानिक, ललित कलाओं की उन्नति तथा राजनीतिक शिक्षा के प्रसार, अनुसंधान, खेलकूद, पुस्तकालय, वाचनालय, जो अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत आता है जी, उन उद्देश्यों को लेकर उनका पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसी संस्थाओं की प्रकृति समाज कल्याण की होती है, जिसका उद्देश्य जन कल्याण होता है। अच्छा, आपने तो एक संक्षेप में बताया कि इसमें कई तरह के संस्थाएं हैं जो पंजीकृत होती हैं जी। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जिसके बारे में आपने अभी हमारे श्रोताओं को बताया, इसमें जरा विस्तार से बताएं कि किस किस तरह के संस्थाओं को पंजीकृत किया जा सकता है। इसमें देखिए, इसमें विधिक रूप से यदि देखा जाए तो एजुकेशनल, वैज्ञानिक, पर्यावरण, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल नॉलेज, खादी ग्रामोद्योग की उपयोगी जानकारी, पर्यावरण से संबंधित आप संस्था यदि इस पर काम करना चाहते हैं जन सामान्य के लिए, तो आप इस पर सोसाइटी बना सकते हैं जी। और इसके अलावा और कोई संस्थाएं हैं जिनके बारे में सर आप बताना चाहें हमारे श्रोताओं को। हाँ, इसके अलावा जैसे हमने जो अभी बताया, तो सामाजिक कार्य का हो सकता है, कल्याण वेलफेयर से संबंधित हो सकता है, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है, पर्यावरण पर हो सकता है, युवा वर्ग के लिए रोजगार से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन या उसकी सूचनाओं का हो सकता है, और पिछड़ी जाति या अन्य जातियों के आर्थिक विकास पर हो सकता है, गरीब एवं असहाय मरीजों के एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए भी आप सोसाइटी बना सकते हैं, और चिकित्सा कैंप लगाते हैं लोग शिविर में, वो शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक विकास के संदर्भ में हो सकता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में चिकित्सालयों की स्थापना के संबंध में सोसाइटी बनाई जा सकती है, और मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए बेहतर शिक्षा का प्रावधान उसमें किया जा सकता है जी। और सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन का आयोजन, उत्पीड़न रोकने का प्रयास का सोसाइटी बनाई जा सकती है। समाज में पशुधन के प्रचार प्रसार के लिए महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रथा के विरुद्ध, कुरीतियों के विरुद्ध भी आप सोसाइटी बना सकते हैं। ऐसे सोसाइटियां चल भी रही हैं। और सामाजिक, धार्मिक उत्सवों, राष्ट्रीय पर्वों को लेकर जो समय समय पर गोष्ठियों, कार्यक्रमों का आयोजन लोग करते हैं, उस पर सोसाइटी बनाई जा सकती है जी जी। नशा मुक्त समाज, उस पर भी बनाई जा सकती है जी। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाह रहा था, मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा था कि जिन जिन विषयों को आपने बताया कि उससे संबंधित हम सोसाइटी बना सकते हैं, तो ये सोसाइटी क्या एनजीओ की अंदर आएंगे या ये एनजीओ कहलाएंगे या एनजीओ से अलग होते हैं? नहीं, एनजीओ का अर्थ पहले ये है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एनजीओ को 3 रूपों में रजिस्टर्ड कराते हैं लोग। जैसे तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ही करा लेंगे, वो भी एनजीओ ही कहा जाएगा, और ट्रस्ट एक्ट में भी जाएंगे, वो भी एनजीओ हो सकता है, कंपनी एक्ट में जाएंगे, वो भी एनजीओ हो सकता है। तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी कराकर उसे एनजीओ का स्वरूप दिया जा सकता है। अच्छा जी। तो ये तो आपने बताया हमारे श्रोताओं को कि किस किस तरह के कार्य इन सोसाइटीज द्वारा, इन संस्थाओं के द्वारा किया जा सकता है जी। तो जो इन संस्थाओं के पंजीकरण की जो
प्रक्रिया है जी। उसके विषय में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं सर आप। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि कम से कम सोसाइटी में 7 या उससे अधिक लोग मिलकर जब कोई संस्था का गठन करेंगे, यानी उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी होगी कम से कम 7 लोगों की होनी चाहिए जी। वो 9, 11, 13 या उससे अधिक भी हो सकती है। और उनका एक जो है स्मृति पत्र और नियमावली भी होगा जो बनाएंगे, जो अभी आपसे चर्चा हुआ था, जो मतलब जिन उद्देश्यों को लेकर हम ये संस्था का गठन करना चाहते हैं। अच्छा। ये ऑनलाइन अब हो गया है और पंजीकरण फीस 2000 रुपये है, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, क्योंकि ये कानून तो सेंट्रल का है और ये राज्य अलग अलग तरीके से इसे लागू किए हैं अपने नियमानुसार। अच्छा जी। तो uprfsc.government.in पर जाकर ये उसकी पूरी जानकारी ये कर सकते हैं। इसके लिए हम संक्षेप में बता सकते हैं कि जब आपके पास ये संस्था का नाम, संस्था का पूरा पता और सभी पदाधिकारियों के पते, पिता का नाम के साथ एक सूची जो जिसको स्मृति पत्र में दिया जाता है जी। और उनका फोटो, हस्ताक्षर, ये सब अपलोड करेंगे, शपथ पत्र, चुनाव कार्यवाही और आधार की जिसकी प्रतिलिपि होती है सब अपलोड करेंगे, तो वहाँ साइट पर जाके आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं जी। तो ये तो बात हो गई कि पंजीकरण कराने के क्या है तरीका जी और क्या है इसकी प्रक्रिया। मैं आगे ये जानना चाहूंगा कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होती है फिनांस की, जी जी, जिसको वित्त कहते हैं। तो जो भी पंजीकृत संस्था है उसको वित्त पोषित करने के क्या कुछ तरीके हो सकते हैं? देखिए, संस्थाओं को वित्त पोषित करने के लिए जो तरीके गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं वो तो आपको हम बता रहे हैं कि गवर्नमेंट डोनेशन हो सकता है जी। इसके लिए आपको संस्था का नवीनीकरण भी समय समय पर कराते रहना चाहिए। नवीनीकरण से पहले ये कि उसकी तैयारी 5 साल बाद नवीनीकरण होता है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो 5 साल का आय व्यय है, उनका चुनाव कार्रवाई है, जनरल बॉडी की सूची है, ये सब रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करके संस्था को नवीनीकृत कराने के बाद तब वो आगे फंड रेजिंग के लिए प्रयास कर सकते हैं। और इसे इनकम टैक्स में भी इनको रजिस्ट्रेशन 12A और TG का करा लेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा जी। और FCRA के तहत भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यद्यपि कि उनको गृह मंत्रालय से ये होता है, पूरी जानकारी करके वहाँ करा लेंगे तो फॉरेन फंडिंग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ जो ऐसे संस्थाएं जो रजिस्टर्ड होती हैं वो गवर्नमेंट डोनेशन के अलावा गवर्नमेंट लोन है और ये मेंटेनेंस का है और मेंबरशिप फीस है और वो खुद भी सोर्स को जनरेट कर सकते हैं। मेंबरशिप फीस आपने बताया, ये इसके बारे में थोड़ा तो मेंबरशिप फीस जब आप संस्था का पंजीकरण कराते हैं तो आपको निर्धारित करना होता है कि हमारे जो सदस्य हैं, जैसे मैनेजमेंट कमेटी के हों या जनरल बॉडी के हों, तो उनकी फीस कितनी रहेगी, लाइफ मेंबर या जनरल मेंबर। लाइफ मेंबर वन टाइम जैसे 5000, 10,000, 20, 25, 50 जो भी आप निर्धारित करेंगे। और जनरल फीस वो है कि 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 500 ये आप निर्धारित करते हैं। तो जब आपको ऐसा लगता है कि हमें संस्था में फंड की आवश्यकता है तो लोग मेंबर्स को बढ़ाते हैं और मेंबर्स को बढ़ाकर एक फंड को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जब आप कोई फंक्शन प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम को स्पॉन्सरशिप करके भी आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ 3 शब्दों को ध्यान देना जरूरी है कि एक है जैसे डोनेशन, जो आप समझते हैं कोई भी डोनेट कर सकता है। आपका उद्देश्य हमें अच्छा लग रहा है, हम आपको डोनेट कर देंगे, आप फला उद्देश्य के लिए आप ये काम करिए और हम आपको डोनेट कर रहे हैं। दूसरा सब्सक्रिप्शन, एक चंदा होता है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत से पूजा सोसाइटियां हैं जो लोग चंदा लगाकर किसी काम को करती हैं, तो इससे भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं जो चंदे पर आधारित होते हैं। तीसरा डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन, ये जो पैसे का जो लेन देन होता है वो चीज उससे वो ले सकते हैं, अपने को दिखा सकते हैं। आगे मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो संस्था हमारी हो गई उसके वित्त का भी अगर ध्यान हमने रख लिया है तो जो संस्था है इसको बेहतर तरीके से संचालित करने के क्या कुछ सुझाव हैं, क्या कुछ किया जा सकता है कि ये संचालित बहुत अच्छे से हो सके? देखिए, संचालित करने के लिए सबसे पहले तो इनका डॉक्यूमेंट्स सब सही होना चाहिए। जी। और मैंने बताया जब पंजीयन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ये सबसे पहले अपना रसीद बुक छपवा लें। जी। रसीद बुक छपवा, बैंक अकाउंट खोल लें, पैन नंबर ले लें जी। और KYC अपडेट कराकर बैंक में सब कुछ व्यवस्थित कर लें।
फिर हम तो ये सुझाव देंगे कि एक डायरी रखें, हर नया साल है जी, संस्था की डायरी जिसको कहते हैं, उसमें जब जब इनका मीटिंग होता है वो पहले से नोट कर लें, कब प्रबंध समिति की मीटिंग करनी है, कब साधारण सभा की मीटिंग करनी है, फंड रेजिंग कहाँ करना है, किससे बात करना है, रसीद कटती है तो वो व्यवस्थित अपना उसको नोट कर लें। साल के अंत में सीए से ऑडिट कराएं जी, कि आपका कितना आय और व्यय रहा, उसको नोट करने के बाद और इसकी सूचना जो कुछ भी है इसको रजिस्ट्रार को देते रहें। चुनाव कार्यवाही आप करते हैं तो रजिस्ट्रार को 14 दिन के भीतर सूचित करना अनिवार्य होता है। अच्छा जी, अन्यथा वो नोटिस दे सकते हैं। और संस्था में कोई यदि परिवर्तन होता है तो इसकी भी सूचना रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। और ऐसा न करने पर वो जो है व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पाएगा और वो नोटिस देंगे और बेवजह आप परेशान भी रहेंगे उसके दौड़ भाग करने के लिए। जी, आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संस्था जो है वो ये संभव है कि बहुत सारे विवाद समय समय पर उत्पन्न हो सकते हैं उस संस्था में, कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो उन विवादों को उत्पन्न होने पर उन विवादों के समाधान क्या हो सकते हैं, उसके उपाय आप हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, संस्था में देखिए विवाद इधर हो जाता है तो उसके विवाद के कारण को समझना पड़ेगा। उसका विवाद का जो कारण उनके स्वयं सदस्य ही होते हैं। जब कोई उनका ईगो टकराने लगता है तो वो शिकायती पत्र देते हैं, एक विवाद का कारण ये होता है। और दूसरा, जब कोई पैसा आने लगता है या मनमानापन ऐसा रहता है या विचार नहीं मैच करते हैं तब विवाद होने लगते हैं। जब विवाद हो उससे बचने के लिए हर साल सूची को पंजीकृत कराते रहें यदि विवाद से बचना है, और यदि हो जाए तो रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी सुनवाई कराएं। रजिस्ट्रार का आदेश यदि आपके विरुद्ध आता है तो आप एसडीएम के यहाँ जाएंगे या कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे। जैसी व्यवस्था हो वैसा उनको काम करना चाहिए। अच्छा, आगे मैं ये जानना चाहूंगा कि एक आम आदमी होने के नाते किसी अगर व्यक्ति को ये लगता है कि कोई संस्था जो पंजीकृत है वो अपने वायदे के मुताबिक या फिर जो उन्होंने अपने लिए रोल अपनाया हुआ है उसके हिसाब से वो काम नहीं कर रही है, तो एक आम आदमी इस संदर्भ में क्या कुछ कर सकता है? आपका अर्थ जैसे काम न करने की स्थिति में है जी, कि वो काम नहीं कर पा रही है जी, तो नहीं काम नहीं करने, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई संस्था है जिसने कहा है कि वो पर्यावरण के लिए काम करना चाहती है और उसके कार्य में पर्यावरण से संबंधित कार्य दिख नहीं रहा है जी, तो उससे संदर्भ में क्या कर सकते हैं वो? नहीं, पर्यावरण के संदर्भ में कार्य दिख नहीं रहा है तो वो या तो उसको ऐड करा लें, ऐड करा के उस पर काम करना चाहते हैं तो काम करें, या अपना कार्यक्षेत्र दूसरा बदल लें जो उसमें उद्देश्य में लिखा हुआ है। अच्छा, तब ये तो कर सकते क्या ये संभव है कि जब हम नवीनीकरण के लिए जाएं तो हम अपने उद्देश्यों को और विस्तार दे सकें? हाँ, उसमें अमेंडमेंट का प्रावधान रहता है, अमेंडमेंट आप कर सकते हैं जी। यदि आपको लगता है कि हम आगे और काम ये कर सकते हैं या हमारे बायलाज में नहीं है जी, तो वो उसको बढ़वा सकते हैं। तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के संदर्भ में और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसा कि अभी बातचीत के दौरान बताया कि सोसाइटी को मेंटेन करके चलें और तभी उनका आगे लंबे समय तक चल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट उनके समय समय पर चेक होते रहें और समय समय पर जो रजिस्ट्रार को देने का जो नियम है वो देते रहें, और इससे विवाद से बचे रहेंगे और फंड को कलेक्ट करके और उसकी व्यवस्था अपना करते रहें। इससे उनको बहुत राहत मिलेगी। और जहाँ तक रसीद बुक और कैश बुक, लेजर और चुनाव कार्यवाही और सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, ये मेंटेन होना चाहिए। ये न मेंटेन होने की वजह से वो दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से उनको परेशान होना पड़ता है और व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। जब समय समय पर सारे पेपर्स तैयार होते रहेंगे और जिसको जहां जाना है वहां चला जाएगा, सब लोग ये कहने का अर्थ ये कि आप अपनी सभी जिम्मेदारियों का पूर्णतः पालन करते हैं। कोई अध्यक्ष है तो अपने अध्यक्ष का निर्वहन करे, महामंत्री है तो महामंत्री का निर्वहन करे, कोषाध्यक्ष है तो अपने कोष का निर्वहन करे। तब ये सब मिलजुल कर एक बड़े से बड़ा काम को हो सकता है इस सोसाइटी के जरिए। केवल एक मोटिव, एक विचार को प्रदर्शित करके ये जो है बड़े काम को आसानी से किया जा सकता है। और हम तो ये भी कहेंगे कि वो अपना एक पैड छपवा लें और उस मोनोग्राम बना ले संस्था का। मोनोग्राम भी कॉपीराइट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, उसको रजिस्टर्ड कराकर और अपना व्यवस्थित मतलब काम करते रहें। और बाहरी यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध शिकायत करता है तो शिकायत करेगा तो उसका समाधान भी है, जहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के यहाँ, रजिस्ट्रार के यहाँ या कोर्ट में, जहाँ भी हो जी। तो ऐसी परिस्थितियों में उसको हम बेहतर कर सकते हैं।
तो निसंदेह ही इस अधिनियम के माध्यम से आप समाज के लिए कई कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। अपने संस्था को आप पंजीकृत कर सकते हैं और समाज में अपने बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। मिथिलेश कुमार कुशवाहा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस अधिनियम के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।